हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आवाज डिग्री क्लासेस पर। जैसा कि जो सेकंड लेक्चर था उसमें हो गया था, उसमें क्या टॉपिक क्या चल कि पशुशाला बनाने की विधियाँ, पशुशाला किन जगह पे बनाया जाता है, मतलब स्थान का चयन करना। तो उसमें से जो है एकहरी पंक्ति वाली पशुशाला हो गया था, अब दोहरी पंक्ति वाली पशुशाला को देखना था, जो कि इससे पहले हम देखने वाले हैं, कुछ मतलब बात करने वाले, जैसे कि जितने भी लोग अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किए, जितने जितने लोगों का भी अभी एनिमल हस्बेंड्री या किसी पशुपालन तैयार नहीं है, वो सिर्फ इस वीडियो को देख ले। 10 वीडियो आए, लगभग लगभग 7 से 8 वीडियो आएंगी, 10 वीडियो 7 से 8 वीडियो आएंगी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट मतलब वैसे क्वेश्चन रखे गए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, वही रखे गए हैं। तो इसको तैयार कर लीजिए। आप लोगों के लिए यह रामबाण सिद्ध होने वाला है, सिर्फ आप इसको तैयार कर लीजिए। उससे पहले जो हमने कराए थे पशु की आयु ज्ञात करने की या विधियाँ थी, उनमें से एक था दांतों द्वारा दांत देखकर पशु की आयु ज्ञात करना। तो उसको हम फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहले एक साधारण सी बात देख लेते हैं। पहले दांत का दंत सूत क्या होता है। तो दंत सूत जो होता है पहले से लिखा जाता है इंसीजर, केनाई, प्रीमोलर और मोलर। तो जो इंसीजर होता है ये ऊपरी जबड़े में नहीं होते हैं, नीचे जबड़े में 4 जोड़ी होते हैं। यहाँ पर जो है एब्सेंट होते हैं, इसको हम 0 0 लिखते हैं। जो इंसीजर होते केनाई होते हैं। प्रीमोलर, पहले अगर हम अस्थाई की बात करें तो अस्थाई में प्रीमोलर में ऊपरी नीचे जब ऊपरी और निचली जबड़े में 3 जोड़ी होते हैं, और मोलर जो है एब्सेंट होते हैं, मोलर जो है नहीं होते हैं। तो ये होता है हमारा दंत सूत। तो अगर हम अस्थाई दंत सूत की बात करें, अस्थाई दंत सूत की बात करें तो जो है यहाँ पर 3 जोड़ी और हो जाते हैं। तो हो जाते हैं हमारे टोटल 32 दांत हो जाते हैं। तो जो ये पहले हम बात करेंगे इंसीजर के बारे में, फिर केनाई, फिर प्रीमोलर, उसके बाद फिर मोलर के बारे में बात करेंगे। तो पहले केनाई के बारे में सुनिए। तो जब पशु जन्म लेते हैं, पशु के जन्म के ही समय जो है उनके 2 दांत होते हैं, जैसे दूध के दांत कहते हैं, जो कृंतक दांत इंसीजर होते हैं, जो कृंतक दांत बोलते हैं, इसको दूध के दांत भी बोलते हैं। तो जन्म के समय 2 दांत जो है यानी कि एक जोड़ी दांत जो है उपस्थित रहती है, और दूसरी जोड़ी जन्म के दूसरे सप्ताह में, तीसरी जोड़ी जन्म के तीसरे सप्ताह में, और चौथी जोड़ी जन्म के चौथे सप्ताह में जो है निकल आती है। उसके बाद 6 माह की उम्र होते होते यह स्थायी रूप से निकल जाती है, और फिर इसमें घिसाव होने लगता है। तो जो 1 महीने लगभग 1 वर्ष 9 माह यानी कि पौने 2 वर्ष में घिसना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद लगभग उसके बाद जो प्रथम जोड़ी निकलते हैं अस्थाई दांत, अस्थाई कृंतक दांत, अस्थाई इंसीजर जब निकलते हैं तो पहली जोड़ी 2 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। उसके बाद जो दूसरी जोड़ी होती है 2 से मतलब 2.5 से 3 वर्ष की आयु में निकलते हैं। उसके बाद चौथी जोड़ी जो होती है 3.5 से 4 वर्ष की आयु में जो है निकल आते हैं। 1 2 3 4 चौथी जोड़ी है जो है, फिर से देखिए एक बार, जो है सबसे पहले जो है 2 वर्ष की आयु में निकलते हैं। उसके बाद 2.5 से 3 वर्ष की आयु में दूसरी जोड़ी निकलते हैं, जिसे पार्श्वीय मतलब मध्यवर्ती कृंतक दांत कहते हैं। उसके बाद जो 3.5 से 4 वर्ष की आयु में निकलते हैं, इन्हें जो है पार्श्वीय कृंतक दांत कहते हैं। उसके बाद 4.5 से 5 वर्ष की आयु में निकलते हैं, तो इसमें कोन कृंतक दांत कहते हैं। तो 5.5 वर्ष की आयु में निकलते हैं, तो 6 वर्ष की आयु में मतलब अच्छे से विकसित हो जाते हैं। और 6 वर्ष की आयु में जो सबसे पहले केंद्रीय कृंतक दांत था उसमें घिसाव होना शुरू हो जाता है। 6 वर्ष की आयु में उसमें घिसाव होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद मतलब लगभग 5.5 6 वर्ष तक मतलब घिसना प्रारंभ कर देते हैं, और 6 वर्ष की आयु में पूरे दांत जो है विकसित हो जाते हैं। उसके बाद जो है 7 वर्ष की आयु में, कब 7 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष की आयु में जो है मध्यवर्ती कृंतक दांत जो है ये मतलब घिसने लगते हैं 7 वर्ष की आयु में। फिर 8 वर्ष की आयु में पार्श्वीय कृंतक दांत, और फिर 9 वर्ष की आयु में मतलब कृंतक दांत घिसना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद पार्श्वीय कृंतक दांत घिसना प्रारंभ कर देते हैं। तो जो 10 और 11 वर्ष की आयु होते होते ना, तो जो है कोन कृंतक दांत 11 वर्ष की उम्र होते होते जो है कोन कृंतक दांत यानी कि 8 दांत जो है घिस जाते हैं। फिर 12 वर्ष की आयु तक में एकदम गोल हो जाते हैं, तो छेद दिखाई देने लगता है। उसके बाद आता है कील दांत, जिसे केनाई कहते हैं। ये जो है मादा में मांसाहारी में पाए जाते हैं। जो कील दांत है ये मांसाहारी में पाए जाते हैं।
रोमंथी पशु में नहीं पाए जाते हैं। फिर अगर हम बात करें जो प्रीमोलर है, प्रीमोलर एक माह में जो है अस्थाई दांत जो है निकल जाते हैं। अस्थाई दांत, जो अस्थाई दांत होते हैं, जो अस्थाई दांत होते हैं, इनकी पहली जोड़ी 2 वर्ष की आयु में निकलती है, दूसरी जोड़ी 2.5 वर्ष की आयु में, और फिर तीसरी जोड़ी 3 वर्ष की आयु में जो है निकल जाती है। इनकी संख्या 12 होती है। तीसरी जोड़ी 3 वर्ष की आयु में निकल जाती है। फिर उसके बाद जो मुख्य दांत होते हैं, मुख्य दांत जैसे अस्थाई दांत यानी कि मोलर जिसे कहते हैं, उनकी पहली जोड़ी 6 माह की आयु में निकलती है। 6 माह की आयु में पहली जोड़ी निकल आती है। फिर उसके बाद 18 माह की आयु में निकल आती है। 18 के बाद फिर 24 से 25 माह की आयु में जो है यानी कि 2 साल की आयु में जो है निकल आती है। तो ये होता है। उसके बाद दंतसूत की बात करें, जो अस्थाई दंतसूत पूछा जाता है, तो अस्थाई होता है 0/4 प्लस 3 0 प्लस 3/3 प्लस में 0/0, ये अस्थाई दंतसूत होता है हमारा। तो ये ऐसा होता है। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक में चलते, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन थोड़ा गलत कर दिए थे, मतलब अच्छे से नहीं, गलत नहीं, अच्छे से नहीं कर पाए थे। तो अब इसको देखिए, दोहरी पंक्ति वाली प्रश्नशाला हो गया था, कराना था। तो मुंह से मुंह विधि होती, मुंह से मुंह विधि एक होती, पूछ से पूछ वाली विधि। तो इस विधि में देखिए, तो मुंह से मुंह वाली विधि फेस टू फेस मेथड में, तो इन पशुशाला में पशुओं को इस प्रकार से बांधते हैं कि एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की एक पंक्ति से यानी कि एक पंक्ति के पशुओं के मुंह दूसरे पंक्ति के पशुओं के मुंह के सामने रहे, यानी कि मुंह से मुंह विधि, तो दोनों के मुंह जो है सामने रहे। इस पशुशाला की अधिकतम चौड़ाई 30 फीट होती है। इस प्रकार की पशुशालाओं में दोनों ओर के पशुओं के लिए अलग अलग पेशाब की नाली व खड़े होने का स्थान व नादें बनाई जाती हैं, जबकि बीच का रास्ता दोनों ओर एक पशुओं के लिए संयुक्त रूप से भोजन मार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। अगर इसका हम देखें तो कैसा होता है, अगर इसका हम देखें फिगर बनाए, मतलब इसका अगर डायग्राम बनाए हम, तो जो एक पशुशाला होती है ये कुछ इस तरह से बनता है। जो पशुशाला है ये कुछ इस तरह से बनता है, जैसे कि हमारा समझ लीजिए जमीन हो गया, यहाँ पर पशुशाला बनाना है, ये हमारा पशुशाला बनाना है, ये हो गया। उसके बाद पहले हम यहाँ पर छोड़ते हैं 4 फीट का रास्ता, 4 फीट का पहले रास्ता छोड़ देते हैं। उसके बाद 1.5 फीट की, अगर एक सिंगल रो मेथड बना रहे हैं तो वहाँ पर 2.5 फीट, बाकी वैसे यहाँ पर 1.5 फीट छोड़ते हैं नाली, पेशाब की नाली। उसके बाद खड़े होने का जगह यानी कि 5 फीट छोड़ते हैं, कितना 5 फीट, अगर सिंगल रो वाली होती है उसमें 5.5 फीट छोड़ा जाता है। फिर उसके बाद ये हो गया खड़े होने का स्थान हो गया, एक खड़े होने का स्थान हो गया। उसके बाद यहाँ पर नादा बनाई जाती है, मतलब जिसमें पशु खड़े होकर चारा खाते हैं, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एक रास्ता छोड़ दिया जाता है, एक रास्ता समझ लीजिए रास्ता छोड़ दिया गया है। समझ लीजिए, यहाँ से समझिए ये रास्ता छोड़ गया है, ऊपर जैसे था वैसे है भी, ये रास्ता छोड़ दिया गया है आने जाने के लिए, मतलब खड़े होने के लिए नादे का। फिर यहाँ से फिर जो है एक फिर नादा बनाई जाती है, फिर उसके बाद खड़े होने का जगह रहता है, फिर नाली रहती है, नाली 1.5 फीट, फिर आने जाने का 4 फीट का रास्ता। ये ऐसा देखिए एक ही डायग्राम में, ये हो गया पहले हमारा एक फार्म जिसमें बनाना है, उससे पहले 4 फीट का रास्ता, आने जाने के लिए 1.5 फीट की नाली, 1.5 फीट की नाली हो गई, क्या 1.5 फीट की नाली, फिर 5 फीट खड़े होने का, 5 फीट खड़े होने का, फिर उसके बाद ये नादा हो गया जिसमें पशु चारा खाते हैं, यानी कि उसके बाद फिर जो है यहाँ पे नाली छोड़ दी जाती है 4 फीट का रास्ता, फिर उसके बाद फिर यहीं से जो है नादा बनाया जाता है, फिर 4 फीट छोड़ दिया जाता है खड़े होने का, उसके बाद 1.5 फीट नाली, फिर जो है इसके बाद छोड़ दिया जाता है यहाँ पर आने जाने का रास्ता। ऐसा होता है, ये होता है रास्ता कितने फीट का, 4 फीट का। ये होती नाली 1.5 फीट की, ये होता है
नाली 1.5 फीट का। फिर ये होता है खड़े होने का स्थान हो गया, ये कितना होता है 5 फीट का। सॉरी इधर देखिए, ये हो गया खड़े होने, ये हो गया रास्ता हो गया 4 फीट का। उसके बाद फिर जो है नादा बनाया जाता है जिसमें पशु खड़े होकर खाना खाते हैं। फिर ये खड़े होने का स्थान हो गया 5 फीट। फिर जो है नाली हो गई, क्या हो गई, नाली हो गई 1.5 फीट की नाली हो जाती है। फिर ये आने जाने का रास्ता हो जाता है, हो जाता है आने जाने का रास्ता। ये नहीं होते हैं इसमें, ये इतना होता है। ये जो है नहीं रहता है इसमें। सिर्फ यही जो है इतना रहता है, सिर्फ यही इतना रहता है। इसका कुछ ऐसा होता है, अगर हम बात करें देखें तो इसकी लाभ और हानियां पूछी जाती है। तो मुंह से मुंह जो विधि होती है इसकी लाभ देखें, लाभ। तो मुंह से मुंह वाली विधि के लाभ, तो दोनों ओर के पशुओं को चारा डालने में सुविधा होती है, क्योंकि जो ये होती है हमारी खोर हो जाती हैं, ये रास्ता हो जाता है बीच में, इसके बाद फिर यहीं पर खोर हो जाती हैं। तो इसी से आकर जो दोनों में जो है चारा दाना डाल दिया जाता है, जो डालना होता है ग्वाले को। उसके बाद इस पशुशाला के निर्माण के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है, इस पशुशाला के निर्माण के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। और स्वच्छ दूध पैदा करने में आसानी रहती है। और जो पूछ से पूछ वाली विधि होती है उसमें जो है पशु इस नाली हो जाती है। इसके बाद ये हो जाता है रास्ता 4 फीट का आने जाने का, 4 फीट का नहीं, लगभग 5 से 6 फीट का होता है। फिर ये नाली हो जाती है, फिर ये पशु का खड़े होने का स्थान हो जाता है। तो ये पर जब पशु खड़े होकर ग्वाले जो दूध दूधता है ना, तो मतलब अगले भैंस वही पूछ झटकती है अपना। उसके बाद फिर जो है कोई मलमूत्र त्याग देती है, जिससे जो है पशु का शुद्ध दूध जो है उत्पादन करने में काफी कठिनाई होती है। शुद्ध दूध उत्पादन नहीं हो सकता, हो पाता उसमें। अगर इस विधि की हम हानि देखें, इस विधि की अगर हम हानि देखें तो इस विधि की क्या क्या हानियां हैं। तो प्रत्येक पशु को शुद्ध वायु नहीं मिल पाती है, प्रत्येक पशु को शुद्ध हवा या शुद्ध वायु नहीं मिल पाती है। सभी पशु एक दूसरे के सामने सांस लेते हैं, जिससे मतलब एक दूसरे के सांस को ही सांस लेते हैं, या एक दूसरे के द्वारा छोड़ी गई गैस को ही, छोड़ी गई वायु से ही वह सांस लेते हैं। गोबर और पेशाब से पशुशाला की दीवारें प्राय गंदी रहती हैं। गोबर और पेशाब से पशुशाला की दीवारें प्राय गंदी रहती हैं। फिर बात करें हम पशुशाला की सफाई करने में अधिक समय लगता है, पशुशाला की सफाई करने में अधिक समय लगता है, पशुशाला की सफाई करने में अधिक समय लगता है। और फिर अगर हम देखें जो पूछ से पूछ वाली विधि होती है, पूछ से पूछ वाली विधि, तो इस विधि में देखें तो इस विधि में स्थान जो है काफी अधिक लगते हैं। अगर बात की तो कैसी होती है यह विधि, तो इस विधि में स्थान सबसे अधिक लगता है। पहले क्यों लगता है अधिक, पहले हो जाता है हमारा, समझ लीजिए हो गया हमारा ये हो गया हमारा स्थान हो गया जिसमें पशुशाला बनानी है। स्थान सबसे पहले 4 फुट का इसमें रास्ता छोड़ा जाता है, 4 फीट का आने जाने के लिए। फिर जो है इसमें जो है वो बनाई जाती है खेर, जिसमें पशु चारा खाते हैं, वो बनाई जाती है। कितने फुट का, 2.5 फीट का, 2.5 फीट का खेर बनाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर होती है पशु के खड़ा होने का स्थान। पशु यहाँ खड़ा होता है, कितने फीट पर, जो है लगभग 5 फीट में। उसके बाद 1.5 फीट की यहाँ पर नाली बनाई जाती है, 1.5 फीट की नाली बनाई जाती है। उसके बाद लगभग 5 से 6 फीट, लगभग आने जाने का रास्ता 5 से 6 फीट छोड़ा जाता है। यहाँ आप कितना, 5 से 6 फीट, 5 से 6 फीट। उसके बाद फिर जो है फिर यहाँ पर नाली बनाई जाती है, 1.5 फीट की फिर नाली बनाई जाती है।
1.5 फीट, फिर नाली बनाई जाती है। फिर उसके बाद पशु के खड़े होने का स्थान छोड़ा जाता है। यहाँ पर पशु के खड़े होने का स्थान 5 फीट। फिर जो यहाँ पर खेर बनाई जाती है जिसमें पशु जो है चारा दाना खाते हैं। उसके बाद यहाँ पर 4 फीट का फिर से भोजन मार्ग छोड़ा जाता है। 4 फीट का फिर से भोजन मार्ग छोड़ा जाता है। यहाँ पर भोजन मार्ग छोड़ा जाता है जिससे पशु आकर मतलब गोला कर चारा दाना डाल सके। यहाँ पर 4 फीट छोड़ा जाता है। उसके बाद यहाँ पर 4 फुट छोड़ा जाता है। इस तरफ से जो है ग्वाले पशुओं को चारा डालते हैं। और ये 5 से 6 फुट का मार्ग है। यहाँ पर पशुओं की सफाई जैसे करना, नाली की सफाई हो गई, दूध दूहना हो गया, ये सब कार्य किया जाता है। तो इस विधि को हम देखते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो इस विधि को देखते हैं। बाकी अगर बुक लेकर बैठ जाओगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी, नहीं तो रफ पेन लेकर ड्रॉ करोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर देखते हैं तो पूछ से पूछ वाली विधि, टेल टू टेल सिस्टम। तो आज के आधुनिक डेयरी फार्मों पर अधिकतर यही विधि अपनाई जाती है। इसमें भी पशुओं को 2 पंक्तियों में बांधा जाता है। लेकिन दोनों ओर के पशुओं के मुंह विपरीत दिशा में होते हैं, जिससे उसे शुद्ध वायु मिल जाती है। और पशुओं मतलब जैसे कि, लेकिन दोनों ओर के पशुओं के मुंह विपरीत दिशा में होते हैं और पूंछ आमने सामने होती है। दोनों पशुओं की पूंछ आमने सामने होती हैं। इस विधि के अगर लाभ पूछा जाता है टेल टू टेल मेथड और मुंह से मुंह वाली विधि से लाभ और हानि विधि या पशुशाला बनाई जाती है, पशुशाला बनाने की विधि है, उनके हानि जो है पूछी जाती है। 6 नंबर में आता है। तो पूछ से पूछ वाली विधि के लाभ, पशुशाला में पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक पशु को शुद्ध एवं ताजी वायु का उचित मात्रा में व सूर्य का प्रकाश उपलब्ध हो जाता है। पहला पॉइंट, पशु को इस तरह से पशुशाला बनाने पर पशु को शुद्ध व ताजी जो है वायु मिल जाती है और उचित मात्रा में सूर्य का प्रकाश भी मिल जाता है। और पशुओं में रोग फैलने का भय नहीं रहता है। तो पशुशाला में सफाई कर्मचारी को केवल बीच में ही सफाई करनी पड़ती है। बीच में जो रास्ता था ऐसा 4-5 समझ लीजिए 5-6 फीट का रास्ता था। उसके बाद यहाँ पर नाली थी और एक नाली यहाँ पर थी। तो दोनों एक ही गोला जो है पहले यहाँ इसको साफ करेगा, उसके बाद इसको साफ कर लेगा। तो सफाई की मतलब एक ही पशुशाला में सफाई कर्मचारी को केवल बीच की नाली को सफाई करनी पड़ती है। उसके बाद दोहन के समय केवल एक ही सुपरवाइजर से देखभाल की जा सकती है। इस विधि की हानि भी काफी अच्छी है, मतलब काफी ज्यादा है। तो चारा डालने में अधिक समय लगता है और अधिक श्रम भी लगता है, क्योंकि पहले एक पशु जो इसमें डालेगी तो मतलब चारा देगा, उसके बाद जो दूसरी खेर है जाकर उसमें चारा देगा। तो इससे समय भी अधिक लगता है और श्रम भी अधिक करना पड़ता है, श्रम भी जो है अधिक लगता है। तो स्वच्छ दूध पैदा करने पशुओं के गोबर व पेशाब के छींटों के कारण कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि वो पशु प्राणी का मूत्र त्याग देना। तो इस पशुशाला में अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। तो इतनी सारे इसके हानियां हैं। दूध दोहन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मिल्किंग पर टिप्पणी लिखिए या अच्छे दोहन के सिद्धांत लिखिए। तो सबसे पहले दूध दोहते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब इस प्रकार के दूध दुहे ना कि उसको पशु को एहसास हो कि उसका बच्चा ही दूध पी रहा हो और वो अपने बच्चे मतलब उस सुख का आनंद करे, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसा दुहा जाए। और साथ ही ग्वाला भी स्वस्थ हो और पशु भी स्वच्छ और स्वस्थ दोनों हो और दूध दुहने वाला बर्तन भी स्वच्छ होना चाहिए। तभी जो है शुद्ध व ताजा दूध और अच्छा दूध प्राप्त कर सकेंगे। और जो है पशु को ताकि आनंद हो, नहीं तो ग्वाले का हाथ कटा फटा हो या मतलब चिड़चिड़ा हो, उसमें मतलब हाथ कटे फटे रहते हैं ना तो चिड़चिड़ा जाते हैं, तो उससे पशु को कष्ट होता है। तो देखिए दुधारू
दुधारू पशुओं को दुधारू पशुओं को दूहने में ऐसी विधि का प्रयोग करना चाहिए। दुधारू पशुओं को दूहने में ऐसी विधि का प्रयोग करना चाहिए कि पशु यह अनुभव करे मानो उसका बच्चा ही दूध पी रहा हो, मानो उसका बच्चा ही दूध पी, इस प्रकार का अनुभव करे कि मानो जिससे उसका बच्चा ही दूध पी रहा हो। पशुओं के दूध उत्पादक अंग अत्यंत ही कोमल होते हैं। पशुओं के दूध उत्पादक अंग अत्यंत ही कोमल होते हैं और दूहने वाले की तनिक सी और दूहने वाले यानी कि ग्वाले की, चाहे दूहने वाले व्यक्ति की या ग्वाले की तनिक सी असावधानी से ही उनको चोट पहुंच सकती है। अतः गोदोहन विधि में थन को दबाने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि गोदोहन की विधि में थन को दबाने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि पशु के लिए रुचिकार हो, उसके आनंद का सुख हो। और बात करें प्रिंसिपल ऑफ मिल्किंग दूध दोहन के सिद्धांत, जैसे हो गया गोदोहन के समय नियमितता मतलब नियमित समय पर दूध दूहना चाहिए। गोदोहन के कार्य में शीघ्र दूध दूध दोहन का कार्य जल्द से जल्द जो खत्म करना चाहिए 5 से 7 मिनट में। तो कमेंट में बताइए कि जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, इसका प्रभाव कितने मिनट तक रहता है। कमेंट में बताना कितने मिनट तक रहता है ऑक्सीटोसिन का प्रभाव। सिर्फ लिखना 6, 7, 8, 9, 10 जितने 15 मिनट 30 मिनट जितना होता है सिर्फ मिनट में लिखकर कमेंट कर देना। तो गोदोहन के समय पूर्ण शांति, गोदोहन कार्य में पूर्ण स्वच्छता और प्रथम दूध निष्कासन जो करते हैं ना, उसमें जीवाणु की संख्या अधिक होती है। इसको जो है किसी अन्य बर्तन में जो है इकट्ठा किया जाता है ताकि जो जीवाणु जो अधिक ना रहे और जिससे दूध खराब ना हो। गोदोहन की कौन कौन सी विधियां हैं, तो मिल्किंग का मेथड वर्णन करो, सर्वोत्तम विधि कौन सी है, या फिर दोहन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है लिखिए। ये हो गया अपने। तो पशुओं के दोहन यानी कि मिल्किंग ऑफ एनिमल्स की 2 विधियां लिखिए, 2 विधियां से पूछा है। तो इन सबको हम देखने वाले हैं। लगभग 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न को जो है हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। और यहाँ पर क्या था, गोदोहन के मतलब दूध का प्रथम निष्कासन। उसके बाद एक एडिंग में डाले एक, जैसे कि दूध दोहन के समय ना पूर्ण शांति, मतलब गोदोहन के समय पूर्ण रूप से शांति होनी चाहिए। दोहन के समय मतलब वातावरण किसी भी प्रकार का शांत मतलब हलचल नहीं होनी चाहिए या उसके आसपास कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गाय को उस समय कोई, गाय पशु को कोई डराए ना, कोई जो है डराए ना, उसे उत्तेजित न करे या उसे कोई उत्तेजित न करे जिससे वो डर जाते हैं और दूध को रोक लेती है। और गोदोहन के कार्य में शीघ्रता होती है, मतलब हो गई है। बट गोदोहन की पूर्णता मतलब गोदोहन मतलब ना चारों थनों से मतलब सारा दूध निकाल देना चाहिए। मतलब और यदि बच्चे के लिए मतलब छोड़ना है तो मतलब चारों थनों में बराबर छोड़ा जाए, क्योंकि गांव में ऐसा होता है ना कि 3 थन को अच्छे से दूध लेते हैं, उसके बाद 1 थन को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना, चारों थनों में जो है बराबर छोड़ना चाहिए। और दोहन जैसे कि अगर 10 लीटर दूध दे रही है तो उसके बाद दो बार जो है दुहा जाए। अगर 10-20 लीटर 20-25 लीटर दूध दे रही है तो उसके लिए जो है दिन में 3 बार लगभग 4-6 घंटे में 8-8 घंटे में जो 3 बार दुहा जाए, जिससे जो है ना 10% जो है दूध की मात्रा अधिक हो जाती है। तो अगर दूध अधिक दे रही है तो उसे 3 से 4 बार दुहा जाए। इसके बाद देखते हैं दूध दोहन की विधियां। तो दूध दोहने के पूर्व मतलब दूध दोहने के पूर्व इस बात का दूध दोहने के पूर्व इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए दूहने वाला और गाय, दूहने वाला क्या बोलते हैं जिसे ग्वाला बोलते हैं, और गाय स्वच्छ और स्वस्थ है, जिससे
जिस स्थान पर गाय को बांधकर दूध निकाला जा रहा है वह साफ सुथरा, जिस स्थान पर दूध निकाला जा रहा है वह साफ सुथरा है और दूध निकालने का बर्तन यथाविधि निर्जमित कर लिया गया है। गाय एक अत्यंत ही संवेदनशील पशु है, अतः इसके साथ अत्यंत ही सावधानी यानी कि केयरफुली और नम्रता और प्यार का व्यवहार करना चाहिए। साथ ही उसके दोहन के समय में अत्यंत रेगुलरिटी रखनी चाहिए, यानी कि नियमितता रखनी चाहिए, रेगुलरिटी रखनी चाहिए। तभी वह सारा दूध देगी। क्या देगी? तभी वह सारा दूध पूरा दूध देगी। हमारे देश में दूध दूहने का कार्य अधिकांश जो है हाथ से किया जाता है, जबकि विदेशों में दूध दूहने का कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए दूध दूहने की विधि जो है, एक बार अंगूठा दबाकर क्या है, दूध दूहने का अंगूठे की पहली विधि मतलब अंगूठा दबाकर दूध दूहने, यानी कि नकलिंग या फिर मिल्किंग विद द प्रेशर ऑफ थंब नोट। तो देखिए इस विधि में अंगूठा द्वारा दूध दूहना। तो इस ढंग में या फिर इस विधि से अंगूठे को दबाकर और थन को चारों उंगलियों और मुड़े हुए अंगूठे के बीच में दबाकर दूध निकाला जाता है। यह विधि अत्यंत त्रुटिपूर्ण है और पशुओं के लिए हानिकारक है। इस विधि में पशुओं से पूरा दूध नहीं निकल पाता और साथ ही दूहन या दोहन क्रिया में पशुओं को कष्ट भी होता है। इस विधि द्वारा प्रायः पशुओं के थनों पर गांठें भी पड़ जाती हैं अतः दूध दूहने की इस विधि का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूध दूहने के इस ढंग को नकलिंग मेथड या नकलिंग विधि कहते हैं। उसके बाद है चुटकी विधि। जिस पशु के आया या थन छोटे होते हैं उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है, चुटकी विधि का। ये भी एक त्रुटिपूर्ण विधि है। क्या ये भी एक त्रुटिपूर्ण विधि है? यह विधि अधिकांशतः छोटे थन वाली गायों का दूध निकालने में प्रयोग किया जाता है, जहां थन मुट्ठी में पूरी तरह नहीं आ पाते। इस विधि में थन को अंगूठे और उसके पास वाली दो अंगुलियों के बीच दबाकर ऊपर से नीचे की ओर दूध को ऊपर से मान लीजिए हमारा थन, इसके बाद ऊपर से नीचे की ओर खिसकाया जाता है। यह विधि भी पशुओं के लिए अपेक्षाकृत कष्टदायक होती है, अतः इस विधि का प्रयोग भी अच्छा नहीं माना जाता। केवल छोटे थनों वाली गाय का दूध निकालने में इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है, बाकी इस विधि का प्रयोग जो है नहीं करती। और चारों अंगुलियों और हथेली के बीच में थन को दबाकर दूध निकालना या मुट्ठी विधि अथवा पूर्णहस्त विधि, यानी कि फिस्टिंग या फुल हैंड मिल्किंग, यह एक सर्वोत्तम विधि है। इसमें जो है पशु अपने बच्चे को दूध पिलाने जैसा अनुभव करती है। इसमें पशु को आनंद का सुख होता है। तो गोदोहन की यह सबसे अच्छी विधि है। इस विधि में दोनों हाथों से पूर्ण मुट्ठी का प्रयोग करके
दोनों हाथों से पूर्ण मुट्ठी का प्रयोग करके दूध निकाला जाता है और थनों में दो थनों से क्रमशः दूध की धार निकलती है और दो थनों से क्रमशः दूध की धार निकलती है। इस विधि में पशु अपने बच्चे को दूध पिलाने के समान सुख का अनुभव करती है। फिर आगे के देखिए, सुख का अनुभव करती है और सारा दूध उतार देती है। उतार देता है। इस विधि में पूरे थन पर समान दबाव पड़ता है। इस विधि में पूरे थन पर समान दबाव पड़ता है, जिससे थन की आकृति मतलब समान बनी रहती है और कभी भी थन खराब होने का डर नहीं रहता है। और बात की स्वच्छ दूध उत्पादन पर टिप्पणी लिखिए। ये काफी बार पूछा जाता है, 6 नंबर में पूछा जाता है। 6 नंबर में स्वच्छ दूध उत्पादन पर टिप्पणी लिखिए। दूध में 2 प्रकार की गंदगी होती है, एक दिखाई देने वाली, एक दिखाई ना देने वाली गंदगी। दूध में 2 प्रकार की गंदगी होती है, एक दिखाई देने वाली, एक दिखाई ना देने वाली गंदगी। तो जिस दूध में दिखाई देने वाली गंदगी जैसे तिनका, बाल, मच्छर, मक्खी बिल्कुल ना हो और दिखाई ना देने वाली गंदगी जैसे जीवाणु आदि न्यूनतम, उसे स्वच्छ दूध कहते हैं। ये होती है स्वच्छ दूध। और जिस दूध में दिखाई ना देने वाली गंदगी जैसे तिनका, मच्छर वाला आदि, उसको अस्वच्छ दूध कहते हैं। और दूध की परिभाषा, तो हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हैं, कब से दूध के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर उसकी परिभाषा ही नहीं पता तो समझ लीजिए हमें कुछ नहीं आता है। तो दूध की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मिल्क। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने जैविक दृष्टिकोण के आधार पर दूध को निम्न प्रकार परिभाषित किया है। किस प्रकार परिभाषित किया है? नवजात शिशु के तुरंत पालन पोषण के लिए माँ के स्तनों से प्राप्त दूध स्राव को दूध कहते हैं। और फिर ये विधि जो है, अमेरिकन वैज्ञानिक ने कहा कि अच्छी नहीं है, लेकिन क्यों नहीं अच्छी है? लेकिन उपरोक्त परिभाषा को अमेरिकन वैज्ञानिक ठीक नहीं बताते। उनके अनुसार इस परिभाषा में उस गाय या भैंस के खान पान व स्वास्थ्य का वर्णन नहीं किया गया है। उनके अनुसार इस विधि में गाय के स्वास्थ्य व खान पान का अध्ययन नहीं किया गया, मतलब वर्णन नहीं किया गया है। और ना ही यह बतलाया गया है कि वह गाय या भैंस पूर्ण रूप से दूही गई है या नहीं, क्योंकि जो गाय या भैंस पूर्ण रूप से नहीं दूही जाती, उसके दूध में वसा प्रतिशत कम हो जाता है। जो गाय या भैंस पूर्ण रूप से नहीं दूही जाती, उसके दूध में वसा प्रतिशत कम हो जाता है। उपरोक्त दूध में वह दूध भी सम्मिलित किया गया है जो गाय या भैंस के ब्याने के 10 दिन बाद व ब्याने के 15 दिन पूर्व प्राप्त होता है। क्योंकि ब्याने के 10 दिन बाद जो दूध प्राप्त होता है, जो स्राव प्राप्त होता है, उसका संगठन साधारण दूध से भिन्न होता है और उसे खीस कहते हैं। तो अमेरिकन वैज्ञानिक के अनुसार दूध की परिभाषा जो है निम्न प्रकार है। तो अमेरिकन वैज्ञानिक, इसको भी देख लिखते हैं। अमेरिकन वैज्ञानिक दूध की परिभाषा निम्न प्रकार देते हैं। आधारभूत दृष्टिकोण के अनुसार दूध वह स्राव है। आधारभूत दृष्टिकोण के अनुसार दूध वह स्राव है होता है जो एक या एक से अधिक स्वस्थ गाय या गायों को पूर्ण रूप से धोने पर प्राप्त होता है। वह गाय
ठीक प्रकार से खिलाई पिलाई गई हो या खिलाई पिलाई गई हैं, इसमें वह दूध सम्मिलित नहीं किया जाता, इसमें वह दूध सम्मिलित नहीं किया जाता जो गाय या भैंस के ब्याने के 15 दिन पूर्व तक व ब्याने के 15 दिन बाद तक प्राप्त होता है। ब्याने के 15 दिन पूर्व 15 दिन तक प्राप्त होता है, 15 दिन बाद तक प्राप्त होता है। इस दूध में कम से कम 3.5% वसा तथा वसा रहित ठोस पदार्थ 8.5% रहती है। तो जो डबल टोन दूध होता है उसमें वसा की मात्रा कमेंट कीजिए। और SNF का फुल फॉर्म क्या होता है, SNF का फुल फॉर्म क्या होता है तथा वसा रहित ठोस पदार्थ भी उपस्थित होना चाहिए। तो दूध का रुकना, होल्डिंग ऑफ मिल्किंग, ये है। इसके बाद इस लेक्चर को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले जो है टॉपिक पर, अगले लेक्चर पर। ये जो है लास्ट लेक्चर, मतलब लास्ट, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है दूध स्थगन व दूध का रुकना, होल्डिंग ऑफ मिल्किंग। काफी बार पूछा जाता है। तो यदि जानवर के पवासने के समय या फिर पसुराने के समय, यदि जानवर के पवासने के समय या पसुराने के समय किसी कारणवश जो है जानवर डर जाता है अथवा उत्तेजित हो जाता है, चाहे डर जाता हो चाहे उत्तेजित हो जाता है, तो एल्ड्रीनल ग्रंथि से एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है, जो आयन पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन के विपरीत प्रभाव डालकर दूध के बहाव को बंद कर देता है, जिसे दूध स्थगन, होल्डिंग ऑफ मिल्किंग अथवा दूध का चढ़ाना कहता है। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक है लैक्टोमीटर एवं ब्यूटाइरोमीटर में अंतर। तो लैक्टोमीटर एवं ब्यूटाइरोमीटर के अंतर देखते हैं। उसके बाद रोमेन पर टिप्पणी है एक, इसको देखते हैं। अभी जो है लगभग 26 पेज का था और 26 पेज जो अगला है, तो इसको हम देखने के बाद तब जो है एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जो कि 26 से 27 पेज उस वीडियो में है। तो इस वीडियो को ही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।